बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो थे वो ERQs का सॉल्यूशन कर रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी के। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके थे, उससे आगे हम फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। जो आपके पास पार्ट्स दिए होंगे, ये जो फाइलें हैं या वीडियोस हैं, इनके रिलेटिव पार्ट्स को आप फॉलो करेंगे तो पूरे का पूरा कंटेंट जो होगा वो उसमें आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखिए भाई, विजिबल है? अब क्वेश्चन नहीं, ये ऊपर वाला कर चुके हैं, वो वॉइस को करा दिया है, ये आपके पास वीडियो में मौजूद होगा। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट ये है अज्यूम अ चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल है ऑफ 80, अज्यूम अ चार्ज पार्टिकल ऑफ 80 है, चार्ज पार्टिकल टू बी ट्रांसफर्ड, चार्ज पार्टिकल ऑफ 80 कूलम। भाई आप पता नहीं क्या कौन सी लैंग्वेज लिख रहे हैं, लेकिन ये है, यानी कि ये कह रहे हैं कि किसी बॉडी पे 80 कूलम चार्ज जो है उसको क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया। Q जो है वो 80 कूलम ट्रांसफर हुआ है, कुछ पार्टिकल्स ट्रांसफर थ्रू। अब जब इनको ट्रांसफर किया गया तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, यानी कि Q और V मुझे पता है। इन टाइम कितने वक्त में हुआ है, 20 सेकेंड। ये आपको टाइम दिया गया 20 सेकेंड्स, तो आपको वोल्टेज दे दिया गया, टाइम दे दिया गया और चार्जेस दे दिया गया। कैलकुलेट द फॉलोइंग। आपको मालूम करना है वर्क डन। वर्क डन का मतलब क्या हो गया? वर्क डन भी मैं इसे कह सकता हूं, मैं इसे एनर्जी भी कह सकता हूं। क्या? एनर्जी। और मुझे क्या मालूम करनी है? पावर। आप जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला V इंटू आई होता है, I अपॉन नहीं, P इज इक्वल टू V इंटू आई। लेकिन अब मसला यहां पे आ रहा है कि अगर मैं पावर कैलकुलेट करता हूं तो वोल्टेज तो पता है, करंट पता नहीं है। तो बताइए, ये जो चार्ज और टाइम दिया गया है, इसके थ्रू मैं करंट फाइंड आउट कर सकता हूं, क्योंकि करंट जो होता है I, आप जानते हैं दैट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ यूनिट सेकंड, यानी कि Q अपॉन T। तो Q किसके बराबर है और टाइम कितना लगा? 20 सेकेंड। तो आपके पास आंसर कितना आया? 4 एम्पियर। तो आपके पास करंट कितना आ गया? 4। तो करंट कितना पास हो रहा है? 4 एम्पियर। बताइए, इस इंफॉर्मेशन के थ्रू नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ P बाय मल्टीप्लाइंग V इंटू आई। तो V कितना है? 40 मल्टीप्लाई बाय I कितना है? 4। तो कितना आ जाएगा? 160 वॉट। आपके पास पावर जो होगी, वो जो यहाँ पे यूटिलाइज हो रही होगी, वो 160 वॉट आ जाएगी। सही। अब देखिए, आपको वर्क डन भी निकालना है। वर्क डन होती है एनर्जी, और जब मैं एनर्जी निकालने के लिए जाता हूं तो वो एनर्जी आप जानते हैं डायरेक्टली लिंक करती है किस चीज से? एनर्जी जो होती है, आपको याद है जब आपने एनर्जी फाइंड आउट करनी थी, वर्क डन फाइंड आउट करना था, एनर्जी फाइंड आउट करनी थी इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो इस एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो आपको क्या देती है? एनर्जी देती है। क्योंकि वोल्टेज जो होता है वो बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज या एनर्जी पर यूनिट चार्ज। जैसे इंटेंसिटी का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, वोल्टेज का क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर एनर्जी पर यूनिट चार्ज वोल्टेज को मैं कह रहा हूं, तो मेरे पास जो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि V इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इफ यू वांट टू फाइंड द वर्क डन, W, तो बताइए Q V से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो W किसके बराबर आएगा? V मल्टीप्लाई बाय Q। तो वोल्टेज कितना है? 40 मल्टीप्लाई बाय चार्जेस कितने हैं? 3200 जूल्स। तो जो एनर्जी होगी या वर्क डन होगा वो कितना होगा? समझ में आई बात? कितना आ जाएगा? ये वो जूल्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होंगे किसी भी, अगर अब देखिए पूरे क्वेश्चन को समझें। पूरे क्वेश्चन में ये कह रहे हैं एक वायर है, उसमें से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। कितने? 80 कूलम चार्ज फ्लो किए, कितनी देर में? 20 सेकंड में। तो सबसे पहले मैं, और जब ये चार्जेस फ्लो कर रहे थे तो ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल कितना था?
40 वोल्ट 40 वोल्ट। अब जब तार में से 40 वोल्ट के डिफरेंस पे जो चार्जेस फ्लो किए होंगे वो कुछ ना कुछ एनर्जी को डिसिपेट करेंगे ना, एनर्जी इवॉल्व करेंगे, मुझे वो एनर्जी बतानी है। और वो जो एनर्जी इवॉल्व कर रहे होंगे वो पर सेकंड कितनी इवॉल्व हो रही होगी वो भी बताना। पर सेकंड का मतलब क्या है कि पावर बतानी। ये क्या बतानी है आपने, एक तो आपने एनर्जी बतानी है और पावर क्या होती है, एनर्जी अपॉन टाइम, यानी कि एक सेकंड में कितनी एनर्जी इवॉल्व होगी। अब आप ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के अंदर पावर डायरेक्टली प्रोडक्ट, ये पावर जो है वो असल में E/T है। अगर मुझे एनर्जी पता लग जाए, एनर्जी कितनी आ रही है बोलो, अभी कितनी आई एनर्जी, टाइम कितना लगा, तो 3200 को 20 सेकंड से डिवाइड करोगे तो क्या ये वाला आंसर नहीं आना चाहिए, आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के रिजल्ट्स जो हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो मैंने पहले ये किया कि पावर का फॉर्मूला मुझे अलग से पता था इलेक्ट्रिसिटी में, V/I, तो वोल्टेज तो पता था, करंट आप, इसका मतलब क्या है, जब तार में से करंट गुजरेगा तो वो एनर्जी को क्या करेगा, 20 सेकंड तक इवॉल्व करता रहेगा। 20 सेकंड तक एनर्जी तार में से क्या होती रहेगी, निकलती रहेगी, गुजरती रहेगी। समझ रहे हैं, कितनी गुजरेगी 20 सेकंड तक, वो गुजरेगी 3200 जूल्स 20 सेकंड। समझ रहे हैं, जब ये 3200 जूल्स 20 सेकंड तक निकलती रही है तो बताओ 1 सेकंड में मालूम कर सकते हो, वो जब तुम कैलकुलेट करते हो तो 160 वॉट आता है आंसर, यानी कि जूल्स पर सेकंड। तो वही चीज रिक्वायर्ड थी एक तार के अंदर और वो आपने फाइंड आउट कर। समझ गए। अब सारा हो गया। मुझे अगर कोई ये आपसे पूछता कि भाई ये असल में हो क्या रहा था, एक तार था जिसमें से करंट पास कर रहे थे, ऐसे ही था, बताओ तार की अपनी एक रेजिस्टेंस भी तो होगी, क्या तुम मालूम कर सकते हो, क्यों भाई, कैसे, फॉर्मूला क्या होता है कि क्या मेरे पास रेजिस्टेंस का कोई फॉर्मूला है, V = IR, ओम्स लॉ। तो नहीं, ओम्स लॉ क्या कहता है, V = तो R = V/I। अब बताइए वोल्टेज कितना है और करंट तो कितना है, 10 ओम, यानी कि वो तार जिसमें से करंट I पास हो रहा है ना, कितने एम्पियर, 4 एम्पियर, इसकी अपनी रेजिस्टेंस जो ऑफर हो रही होगी वो कितनी होगी, 10 ओम्स। इसके यहां पर और यहां पे डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान कितना होगा, 40 वोल्ट। मुश्किल है। इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे होंगे वो एनर्जी की फॉर्म में होंगे, वो एनर्जी तकरीबन 20 सेकंड तक कितनी गुजर रही होगी, क्वेश्चन समझ में आ गया। ये डिटेल आपको पता होनी चाहिए, तब आपको क्वेश्चन क्लियर होगा कि कहा क्या गया। न्यूमेरिकल में याद रखें, वैल्यूज फाइंड आउट करना मकसद नहीं होता। मुझे पावर की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे वो एनर्जी चाहिए जो 20 सेकंड तक इलेक्ट्रॉन के गुजरने से इवॉल्व हुई। समझ में आती है बात। मुझे अगर कोई ये कहता है 3200 जूल्स आगे आंसर, चलो आगे, तो गलत है। आपको पता होना चाहिए 3200 जूल्स है क्या, क्या चूल्हा जलाया था जिसमें से एनर्जी निकल रही थी, नहीं। न्यूमेरिकल का मकसद, चूंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं एक तरीके के, तो आपके जहन में पूरा सिनेरियो जब तक नहीं आएगा आपको नहीं समझ में आएगी क्या होगा। अगला कहिए बेटे। रेजिस्टेंस वाला नहीं समझ। देखो, जब तार में से करंट गुजर रहा है तो उसमें कोई ना कोई वायर के इंटरनली रेजिस्टेंस होगी कि नहीं। अगर मुझसे कहा जाए वो रेजिस्टेंस बताओ तो मैं कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढूंगा जिसमें रेजिस्टेंस मौजूद हो। तो रेजिस्टेंस के लिए मेरे लिए बेस्ट फॉर्मूला ओम्स लॉ का है, V = IR। या कोई और फॉर्मूला हो तो मुझे बताइए। एक फॉर्मूला मेरे पास और भी था, अगर याद हो। नहीं तो सब बोल देते हैं कि याद ही नहीं है। E = I² RT। ये फॉर्मूला किसका है जानते हैं? जूल्स लॉ का। अब बताओ, इसमें से अगर रेजिस्टेंस I फाइंड आउट करना, R, तो तुम क्या करोगे, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे ना। R किसके बराबर हो जाएगा, E / I² एंड T। E किसके बराबर है, 3600 नहीं 3200, सुन रहे हो, डिवाइडेड बाय I का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और T क्या है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा, आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन को किसी भी तरीके से
किसी भी फॉर्मूले सॉल्व करो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, द सेम आंसर। अब ये डिपेंड करता है कि तुम्हें फॉर्मुलेशन आती है, फॉर्मूले याद है या नहीं। अगर याद है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए देखो भाई, 3 कैपेसिटर्स हैं ये, C1, C2, C3 shown in the figure. Draw the circle and show the parallel combination with the power source, with the power. यानी कि इनको ऐसे कनेक्ट करें कि ये पैरेलल कंबाइन हो जाए। बहुत आसान है। ये पहला कितने ओम्स का? 2 माइक्रोफैरड। दूसरा 4 माइक्रोफैरड। और ये तीसरा, अच्छा ये सीरीज में कंबाइंड है पैरेलल, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस एनहांस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप जानते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 होगी कंबाइंड। इसके लिए पावर से जोड़िए, यहां से और यहां से 2 पॉइंट्स निकालिए, यहाँ बैटरी लगा। पॉजिटिव नेगेटिव। क्या कह रहे हैं? पावर सोर्स से कनेक्ट कर दिया, तो ये आपके नंबर मिल गया। कैलकुलेट द कैलकुलेट करें इफेक्टिव और इक्वल। अब जरा सुनो, मैं पहले इसका भी निकाल सकता हूं। पहले इसकी इक्विवेलेंट निकालें तो क्या होगा? C इज इक्वल टू C1 14, यानी कि 2 प्लस 4 प्लस तो 14 माइक्रो। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस सर्किट की आ गई। एक एक करके पूछिए, उन्होंने जो है वही आप करेंगे। लेकिन अभी क्या है, अगर पैरेलल की होती तो क्या निकालते? 14 माइक्रो निकाल दिया। अच्छा, आप में से बाज ऐसे भी होंगे जो इस चीज को देख के समझेंगे कि कहीं डेरिवेशन तो नहीं सॉल्व करनी। हो सकता है कुछ मेरे जैसे भी होते हैं जो ये समझ रहे हो। इसकी डेरिवेशन इस से, क्योंकि ये वर्ड क्या यूज कर रहा है, और कैलकुलेट मैथमेटिकल वैल्यू पे किया जाता है, याद रखें, वरना वो क्या होता है? डिराइव होता है। तो अब चूंकि इन्होंने मैथमेटिकल वैल्यूज दी गई हैं, लिहाजा डेरिवेशन नहीं पूछी। अच्छा भाई, अब क्या कह रहा है? कैलकुलेट द इफेक्टिव इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अब सीरीज कॉम्बिनेशन में पहले ड्रॉ कर लीजिए। पहले भाई ड्रॉ करोगे तभी तो समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, यहां से करंट फ्लो किया, चार्जेस इसके ऊपर और इसके ऊपर सेम चार्जेस डिपॉजिट हो गए। याद है, करंट सेम होता था तो चार्जेस क्या होंगे? और वोल्टेजेस वेरी करेंगे, V1, ठीक है। अब इसके लिए जो कैपेसिटेंस आती है सीरीज के लिए, वो 1/C इज इक्वल टू 1/, एलसीएम लीजिए, C1 C2 और C1 से C1 कैंसिल, C2 C3 C1 C2 1/C। ये इस वजह से करना है कि मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट। मैं चाहूं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू डाल के डायरेक्ट निकाल लूं आंसर, और मैं चाहूं तो उसको पहले सॉल्व करूं फिर वैल्यू डाल के निकाल लूं। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू डाल के कैलकुलेट करेंगे तो आपको कैलकुलेशन नंबर्स पे करनी पड़ेगी, जो मुश्किल है। सही है, मुश्किल। यहाँ पे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अब बताओ, इसको पलटो तो C जो होगा वो किसका होगा? C1 C2 ऐसा ही है। अब बताइए भाई, तीनों का प्रोडक्ट क्या क्या था? 8 माइक्रो, 2 माइक्रो, 4, ऐसे ही लिखेंगे। फेरेड जो है वो यूनिट है, माइक्रो यूनिट नहीं है। डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा? C1 C2 क्या आएगा भाई? 16। बताइए, C1 और C2 को मल्टीप्लाई किया ना इन दोनों को, 16 माइक्रो का क्या आएगा? स्क्वायर नहीं भाई, इसके साथ ही माइक्रो, ये 8 2 का क्या हुआ? 16, और माइक्रो का स्क्वायर प्लस। अब क्या करेंगे? सी 2 4 माइक्रो का स्क्वायर, और फिर माइक्रो का। अच्छा, ये ऊपर कितना है प्रोडक्ट?
60 माइक्रो का क्यूब। अच्छा नीचे देखिए ये पूरा बेस हो गया ना, अगर लिखा है 5a² प्लस 6a² प्लस 7a² ऐड कर दोगे ना, और आंसर क्या आएगा, सबको ऐड करके जो भी आंसर होगा a² आ जाएगा। जब इनको भी ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, कितना 56 माइक्रो का, ऐसे ही लिखेंगे। अब ये स्क्वायर से ये क्यूब क्या हो जाएगा, तो ऊपर अकेला क्या बचेगा, 1 माइक्रो। और यहाँ पे 64/36 कितना होता है, 1.14 माइक्रो। और यूनिट क्या होती है, फैरेड, ये कैपेसिटेंस है। ये भी था, ये भी था, ये भी था, समझ गए। तो भी आएगा आंसर, लेकिन कैलकुलेशन नहीं आएगा। देखिए सुने, इस कैलकुलेशन के अंदर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि कभी ना करें। आमतौर पे किया ये जाता है कि आप लिखते हैं 1/8, फिर आप क्या करते हैं, 1 को 8 से कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं। सुन तो लो ना, 1/8 आया, आपने डिवाइड किया, जो आंसर आया ना वो डेसिमल में वहीं पे लिख देते हैं, फिर दूसरा आंसर भी डेसिमल में वहीं लिख देते हैं। अब बाज़ दफा क्या होता है कि आप जब डिवाइड करते हैं तो आने वाला आंसर जो डेसिमल में आ रहा होता है वो बड़ा होता है। इसका मतलब क्या है कि वो रैशनल में भी आने लग जाते हैं बाद में। जब वो रैशनल में आ गए तो उसकी एक्यूरेट वैल्यू अगर आपने नहीं लिखी तो आपकी कैलकुलेशन के अंदर एरर आ जाएगा, एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा। लिहाजा कोशिश ये की जाती है कि आपको जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन है पहले इसको ट्रांसफॉर्म कर लें इस फॉर्म में, C1 C2 C2 C3 C1 C2। अब जब आप इसमें वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन आपकी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। यार फैजान मेरे भाई हो नहीं सका, मैं अभी लगातार 4 क्लास में मेरी। हाँ फैजान मेरी 4 क्लासेस हैं यार, मैं लेके बैठा था। तुम्हारा कर लिया है, प्रिंट नहीं लिया मैंने, कर लिया प्रिंट नहीं लिया। लास्ट पीरियड की आखिरी क्लास भी है, आखिरी क्लास के बाद ले सकेंगे, मैं उसके बाद लेके दे दूंगा। लैपटॉप यूज कर रहा हूँ मैं अभी, क्लास बैठी हुई। या तो तुम मुझसे एक काम करो ना, यूएसबी, हाँ यूएसबी ले आओ, फिर ले जाके तुम ले जाओ, या मेरे पास पड़ी हुई है यूएसबी, आ जाओ मेरे पास लाइब्रेरी। अच्छा बात समझ में आ गई। या मेरे ओए यार, हाँ बोलो। मैं डाल रहा हूँ। एक सेकेंड, जब से आएंगे तो नहीं देखना नहीं, आहिस्ता से पास कर, अभी आएंगे, बता चुके हैं बेटा उसी में। हाँ मेरे भाई कर दिए, आ जाओ। एक्सेल है यार, चलो अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या करूँ, लाओ शाबी लाओ इधर।
ये कौन बोल रहा है बेटे? एहसास है? सर फादर नेम क्या है नजफ रसूल का? फादर नेम क्या है नजफ? किसका? नजफ का? मिस्टर रसूल। नहीं नजफ रसूल होगा तो मिस्टर रसूल ही हुए ना अब्बा का नाम। ना डालो, मैं पेन से लिख दूंगा फिर बाद में बस। यार ये मिस्टर रसूल लिख देता हूँ। मिस्टर ना ना लिखो, मिस्टर किसके अब्बे के साथ नाम था? अबे भाई रसूल लिख देता हूँ। रसूल भी नाम नहीं हो सकता, गुलाम रसूल टाइप होता है, सिर्फ रसूल नाम नहीं। आप रहने दें, मैं ना पेन से लिख के दे दूंगा, बाद में हम सेट कर देंगे। ये आ गया, ठीक है। तीनों कर देना, सिर्फ बाकी ना करना, मैं यूएसबी आपको प्रिंट करके। यही था ना चेंज हो गया। नजफ, मशहूद और इनाम। वही, यार ये चेंज तो किया था। चेंज हुआ ही चेंज हुआ ही क्या उसका जो चेंज है, देखो इसकी सिंधी का टेस्ट 1.25 है। एक सेकंड भाजन रिकॉर्डिंग